चलो फिर आज लिनियर रिग्रेशन का सॉरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन टेक्निक्स, ये दो नोटबुक हम आज कवर करने वाले हैं। चलो, कोई बताएगा लिनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इक्वेशन क्या है? वन अपॉन वन प्लस ई रेज टू माइनस वाई। ई रेज टू पावर माइनस वाई बराबर, एकदम करेक्ट। और माइनस वाई की वैल्यू क्या है? बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स वन, और जो कुछ वेरिएबल है बीटा इन एक्स वन। जो y मतलब वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर रिग्रेशन वाला इक्वेशन, राइट। तो उसी को हम प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे सिग्मॉइड फंक्शन यूज करके। ये है उसका सिग्मॉइड फंक्शन, 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड बोलो या फिर माइनस वाई बोलो। तो सिग्मॉइड फंक्शन फिर क्या करता है? प्रोबेबिलिटी आउटपुट देता है 0 to 1 में। पूछिए, कोई डाउट है? This probability value is mapped to the discrete class, which is either 0 or 1. तो हमें पता है 0.5 के ऊपर अगर प्रोबेबिलिटी मिलती है हमें, तो 1 में कन्वर्ट करते हैं हम उसको। और 0.5 के नीचे अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू, आउटपुट वैल्यू मिलती है हमें ये फंक्शन यूज करके, तो उसको हम 0 में कन्वर्ट करते हैं। ये बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, राइट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और अगर मेरे पास एक दो से ज़्यादा क्लासेस है, तो क्या मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर सकता हूँ? अगर नहीं तो कौन सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन मुझे यूज करना चाहिए? पर सर मल्टी वाली आ जाएगी। क्या बोलेंगे उसको? मल्टीनोमियल इक्वेशन उसका, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन। हाँ, ये हमारा बाइनरी का है, सिग्मॉइड वाला है। राइट, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करेंगे उस केस में हम। बट लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज करेंगे। अब देखो, assumptions मोर और लेस सिमिलर है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल रिक्वायर्स द डिपेंडेंट वेरिएबल टू बी बाइनरी, मल्टीनोमियल और ऑर्डिनल इन नेचर। मतलब क्लासेस होने चाहिए, डिस्क्रीट वेरिएबल होना चाहिए हमारा टारगेट वेरिएबल। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। ओह, वही आपने क्या स्क्रीन देख। अच्छा अच्छा। चलो, राइट, यहाँ पे देखो, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का पहला assumption क्या है कि हमारा टारगेट वेरिएबल बाइनरी फॉर्म में या फिर मल्टीनोमियल या फिर ऑर्डिनल फॉर्म में होना चाहिए। इसके ऑब्जर्वेशंस भी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होने चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर मतलब वहाँ मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए, तो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिदम रिक्वायर्स लिटिल और नो मल्टीकोलिनियरिटी अमंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये फिर से सिमिलर पॉइंट्स है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल assumes linearity ऑफ इंडिपेंडेंट, पर फिर से ये सेम ही है assumption जो हम linear रिग्रेशन में यूज करते हैं। तो मोर और लेस सारे assumptions सेम है एक्सेप्ट दिस assumption। यहाँ पे जो टारगेट वेरिएबल होता है वो बाइनरी में होता है या फिर मल्टीनोमियल में होता है। The success of logistic regression model depends on the sample sizes. Typically, it requires large sample size to achieve the high accuracy. Actually, assumption नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। ये assumption नहीं है, बस अगर accurate result चाहिए हमें, तो हमें large data चाहिए। ये linear regression में भी हम follow करते हैं ये assumption। sample size 30 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये भी हमने कल देखा है, बाइनरी, मल्टीनोमियल और ऑर्डिनल।
लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिफरेंसेस क्या है। बाइनरी में दो आउटकम्स होते हैं यहाँ पे, यस नो, स्पैम और नो स्पैम, ट्रू और फॉल्स, इस टाइप। मल्टीनोमियल में एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे कि फ्रूट कैटेगरीज है तो एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ये 4 कैटेगरीज आपको वाई वेरिएबल में दिखेगी। तो ये हो गया मल्टीनोमियल। और ऑर्डिनल में ऑर्डर वाइज होता है सिर्फ। तो ऑर्डर वाइज मतलब जैसे कि जोमेटो की रेटिंग 1 2 3 4 5, ये ऑर्डर वाइज है तो ऑर्डिनल बोलते हैं उसको हम। या फिर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, पुअर, एवरेज, गुड एंड एक्सलेंट। अब यहाँ पे देखो, हम एक और वेदर AUS ऑस्ट्रेलियन वेदर डेटा सेट हमने लिया है, और हम ये प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि कल रेन होगी या नहीं होगी, रेनफॉल। वी आर प्रेडिक्टिंग द रेनफॉल फॉर टुमारो, रेन टुमारो, यस और नो। सिर्फ दो ही यहाँ पे वैल्यूज है इसमें, रेन टुमारो वेरिएबल में। और बाकी आप वेरिएबल देखोगे तो डेट, लोकेशन, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, रेनफॉल, इवापोरेशन, देखो इतने सारे वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे ये वेरिएबल सब दिख नहीं रहे। तो कल मैंने इसीलिए स्वप्निल को क्वेश्चन पूछा था कि डिस्प्ले मैक्सिमम कॉलम्स क्या है वो पैरामीटर। तो अगर नॉर्मली आपने df डॉट हेड किया तो सारे कॉलम्स दिखते नहीं है। मैक्सिमम कॉलम मतलब 25-30 से ज़्यादा है कॉलम यहाँ पे, या फिर एटलीस्ट 15 से ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 23 कॉलम्स है, तो इसलिए सारे कॉलम्स दिख नहीं रहे हमें df डॉट हेड जब करते हैं। तो इसलिए हमें डिस्प्ले वाला एक कोड लगाना पड़ता है इसके आगे, तो डिस्प्ले ऑल द कॉलम्स। तो यहाँ पे देखो ये कॉलम्स, फिर इसमें नॉन नल वैल्यूज कितने हैं, 1,45,000, लगभग 1,45,460 यहाँ पे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। कुछ कॉलम्स में नल वैल्यूज है यहाँ पे, देखो यहाँ पे नल वैल्यूज है। Cloud 9 AM, Cloud 3 PM यहाँ पे भी है नल वैल्यूज। और रेन टुमारो भी देखो एक बार, हमारा जो टारगेट वेरिएबल है उस टारगेट वेरिएबल पे ही नल वैल्यूज है, तो इसको तो इंप्यूट नहीं करेंगे हम, राइट। 1,42,000 देखो, तो 3,000 रिकॉर्ड्स मिसिंग है यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या होता है एक बार मैं समझाता हूँ आपको। कंपनी में भी रियल टाइम में भी इसी टाइप डेटा आता है हमारे पास। तो अब इसको एडजस्ट कैसे करना है, तो देखो टोटल डेटा कितना है, 1,45,000 है। उसमें से नॉन नल कितना है, 1,43,000 मान के चलो। नॉन नल डेटा, अब यहाँ पे है नल डेटा, वो कितना है, अराउंड 2,500 या 2,900 ऐसा कुछ होगा वो। तो ये नल डेटा है। अब मैं इसका अलग से डेटा फ्रेम बनाता हूँ, ये वाला, इस वाले को मैं बोलता हूँ DF डेटा। ये ट्रेनिंग डेटा है मेरे पास, पूरा डेटा जो है वो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे लेबल्ड डेटा है ये सारा DF, ये जो है वो लेबल्ड डेटा है। अब लेबल्ड डेटा में मैं क्या करूँगा, इसी में ट्रेन और टेस्ट स्प्लिटिंग करूँगा, ट्रेन स्प्लिट, टेस्ट स्प्लिट करूँगा। यहाँ पे मेरा मॉडल बनेगा इस डेटा के ऊपर, ट्रेनिंग डेटा के ऊपर ये मेरा मॉडल बन गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरनल टेस्ट कर रहा हूँ इस टेस्ट डेटा के ऊपर, और वैलिडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इवेलुएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ये हो गया मेरा मॉडल रेडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस मॉडल को सेव कर रहा हूँ पिकल फाइल में, डॉट पिकल में हम इसको सेव कर लेते हैं जनरली स्केलर मॉडल्स को। पाइटॉर्च मॉडल्स है तो .pt या .pth, .mar, ये फॉर्मेट्स हम यूज करते हैं वहाँ पे। .bin, ये अलग अलग फॉर्मेट से अगर टेंसर फ्लो है तो। इसका मतलब ये नहीं कि हम
पिकल फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते, पिकल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। अगर स्पेसी मॉडल है तो भी ये पिकल फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। तो एक बार मैंने ये मॉडल सेव किया तो मैं क्या करूंगा, इसके तो ऊपर 2000 के ऊपर तो वैसे भी नल वैल्यूज है, बट इसके सारे एक्स अवेलेबल है मेरे पास, एक्स वेरिएबल्स अवेलेबल है, राइट। बट वाई वेरिएबल अवेलेबल नहीं था मेरे पास, वाई ब्लैंक है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, अब ये मॉडल से वाई यहाँ पे प्रेडिक्ट करूंगा। तो ये डेटा, इसलिए मैं इसको इन्फरेंस डेटा बोलता हूँ, इन्फरेंस डेटा या फिर अनफोर्सिन डेटा। ये हमने डेटा देखा ही नहीं है कभी भी, मॉडल ने तो ये देखा ही नहीं है, ना ट्रेनिंग के दौरान ना टेस्टिंग के दौरान। तो इसलिए तो हम मॉडल बिल्डिंग कर रहे हैं, इस टाइप डेटा के ऊपर हम प्रेडिक्शन कर सके। या फिर जो भी कभी नया फ्यूचर में डेटा आएगा और जहां जहां वाई वैल्यू अवेलेबल नहीं होगी, उस केस में हम यही मॉडल यूज करेंगे स्कोरिंग के लिए, उसको बोलेंगे हम स्कोरिंग और प्रेडिक्शन ऑन इन्फरेंस डेटा। अब इसीलिए जो डीएफ लिया है, तो रेन टुमारो जहां पे भी नॉट नल वैल्यू है, नॉट ना है, वही रोज हमने लिए है डीएफ में। अभी आइडियली इसका नाम, ठीक है, डीएफ ट्रेन होना चाहिए, बट फिर से हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग करने वाले हैं उसको, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे हमने डीएफ लिखा है। अब कुछ वेरिएबल्स ईडीए कर रहे हैं हम यहाँ पे, हम ये चेक कर रहे हैं कि कितने वेरिएबल्स कैटेगरिकल है। काफी सारे वेरिएबल्स यहाँ पे कैटेगरिकल है। कुछ वेरिएबल्स को हमें वन हॉट एनकोडिंग या फिर लेबल एनकोडिंग करनी पड़ेगी। अब कैटेगरिकल वेरिएबल्स में कितने नल रिकॉर्ड्स हैं, तो यहाँ पे देखो, इज नल डॉट सम, उसकी सम दे दो हमें। तो विनगस्ट ईयर में अराउंड 10,000, इसमें भी 10,000, इसमें 3,400, 1,500 के करीब, राइट। इतने नल रिकॉर्ड्स आ गए। अब यहाँ पे वही किया है एक्चुअली, जहाँ पे भी इज नल है वो वाले कॉलम्स हमें दे दो। तो सिमिलर फंक्शन यूज किया है। अब यहाँ पे वैल्यू काउंट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं हम हर एक कैटेगरिकल कॉलम में यूनिक वैल्यूज कितनी है। अब डेट में तो पूरी डेट्स लगभग नहीं, लेंथ कितनी है, 3,436 यूनिक वैल्यूज है, राइट। और हम फिर बाद में कौन सा कॉलम देख रहे हैं, शायद ये सिटीज वगैरह होगा कुछ कॉलम, उनके कितने यूनिक रिकॉर्ड्स हैं हर एक सिटी के। अराउंड 3,000 है रिकॉर्ड्स हर एक सिटी के। फिर लोकेशन आ गया, लोकेशन के कितने हैं, सॉरी यही लोकेशन होगा शायद ऊपर वाला, राइट। हाँ, ये लोकेशन है, इस लोकेशन के कितने हैं। फिर आता है हमारा विनगस्ट ईयर, जो ये कॉलम है, उसमें कितने यूनिक वैल्यूज है, वैल्यू काउंट्स कितने हैं। ये सी के कितने रिकॉर्ड्स है। ऐसे ही सारे कॉलम्स के हम वैल्यू काउंट्स चेक कर रहे हैं। बस ये ईडीए का पार्ट है, ताकि हमें पता चले कि हमें वन हॉट एनकोडिंग करनी है या फिर लेबल एनकोडिंग करनी है, क्योंकि कार्डिनलिटी पता चलती है इससे। कार्डिनलिटी मतलब लो कार्डिनलिटी मतलब लो वैल्यू यूनिक वैल्यूज। जैसे कि इस कॉलम में कितने यूनिक वैल्यूज है, तो देखो यहाँ पे, बट काफी सारे हैं। अब मैं वन हॉट एनकोडिंग करूंगा तो इतने सारे कॉलम्स तैयार हो जाएंगे, आपको तो पता है वन हॉट एनकोडिंग और लेबल एनकोडिंग का डिफरेंस। तो मेरे लिए आइडियली ये आसान होगा कि मैं लेबल एनकोडिंग करूं, बट ये आपके ऊपर है। अगर डेटा कम है तो आप वन हॉट एनकोडिंग भी कर सकते हो। वही लेबल से ये यूनिक काउंट्स उसके कितने हैं, डॉट यूनिक मेथड यूज करके हमने वो फाइंड आउट किया है एग्जैक्टली कितने यूनिक वैल्यूज है एक कॉलम में।
जैसे कि रेन टुमारो में सिर्फ येस और नो वैल्यू है, तो 2 लेबल्स है इसमें, इसमें 3 लेबल्स है। सबसे ज़्यादा डेट में है, फिर लोकेशन में भी है 49 लेबल्स। इसके बाद देखो फीचर इंजीनियरिंग ऑन डेट वेरिएबल। फीचर इंजीनियरिंग क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, तो ईयर हम निकाल सकते हैं, राइट, dt.year, ईयर हमने निकाला। उसके बाद मंथ भी निकाल सकते हैं अगर आपको वो भी कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करने हैं एग्जिस्टिंग डेटा सेट में, तो आप डे, मंथ और ईयर ये 3 अलग अलग कॉलम्स ऐड कर सकते हो और डेट को हटा सकते हो। वैसे भी डेट कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं रहता हमारे लिए, हमारे मॉडल बिल्डिंग के लिए। टाइम सीरीज एनालिसिस नहीं है कि हम डेट कॉलम यूज करें। लॉजिस्टिक रिग्रेशन और रिग्रेशन में हम जनरली डेट कॉलम नहीं रखते। अगर रखना भी है तो फिर उसका आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा, डेट में या फिर मंथ में या फिर तीनों में, ईयर, मंथ और डेट। इसलिए यहाँ पे डेट ड्रॉप की है हमने। डेट ड्रॉप की, बट ईयर, मंथ और डे इस डेटा फ्रेम में ऐड किया फीचर इंजीनियरिंग करके। फीचर इंजीनियरिंग मतलब क्या? फीचर इंजीनियरिंग करना यानी नए फीचर्स तैयार करना फ्रॉम एग्जिस्टिंग फीचर्स। तो हमने ये 3 नए फीचर्स ऐड कर दिए डेटा सेट में, ईयर, मंथ और डे। अब यहाँ पे फिर से एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं कैटेगरिकल वेरिएबल का। कैटेगरिकल वेरिएबल कितने हैं, एक्सप्लोर लोकेशन वेरिएबल, लोकेशन वेरिएबल्स में यूनिक काउंट कितने हैं। फिर से वही हो रहा है, देखो यहाँ पे जो हमने ऑलरेडी किया है, इसको करने की वैसे जरूरत है नहीं। बट यहाँ पे आप देखोगे तो लोकेशन की 1 हॉट एनकोडिंग की है, तो k-1 डमी वेरिएबल्स मिलते हैं हमें। जितने भी यूनिक वेरिएबल्स है अलग, यहाँ पे शायद 47 या कुछ देखे थे, राइट, हमने यूनिक 49 लेबल्स, तो 48 कॉलम्स हमें मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखो अल्बनी, अल्ब्यूरी, ये सारे सिटीज के लिए अलग अलग कॉलम मिल गया हमें। तो काफी सारे हैं वेरिएबल्स। और ड्रॉप फर्स्ट ट्रू कर दिया हमने, तो जो भी ओरिजिनल कॉलम था जिसके बेसिस के ऊपर हमने ये सारे नए कॉलम्स क्रिएट किए हैं, उसको ड्रॉप करते हैं हम उस ओरिजिनल कॉलम को। इसलिए यहीं पे वो ऐड कर देते हैं कि यही कॉलम फिर ड्रॉप कर दो। एक बार डमीज मिलने के बाद ये लोकेशन वाला कॉलम ड्रॉप करो, तो ये लोकेशन वाला कॉलम फिर आप नहीं देखोगे यहाँ पे। अगर ये ड्रॉप फर्स्ट पैरामीटर पास नहीं करते हो आप, तो ओरिजिनल भी वैसे के वैसा ही रहेगा। फिर आपको मैन्युअली ड्रॉप करना पड़ेगा, डॉट ड्रॉप df लोकेशन एक्सेस इक्वल्स टू 1 करके। बट यहाँ पे वो जरूरत नहीं है, इसी में एक पैरामीटर आता है। जब भी आप ये फंक्शन कोई भी देखते हो, तो आप कोशिश करो कि ये यहाँ पे सर्च करने की कि कौन कौन से पैरामीटर लेता है। डेटा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स सेपरेटर। प्रीफिक्स सेपरेटर मतलब ये कॉलम जब नया क्रिएट करते हैं हम, तो उसका प्रीफिक्स सेपरेटर क्या होना चाहिए। जैसे कि जेंडर एक कॉलम है, उसमें मेल है, फीमेल है, 2 वैल्यूज है, तो आप जेंडर फीमेल ऐसा नया कॉलम क्रिएट कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आपको कॉलम का नाम भी क्या देना है, या फिर एग्जिस्टिंग वैल्यू का नाम देना है, उसमें जो भी है, मेल है, फीमेल है, मेल और फीमेल ऐसे ही देना है, या फिर जेंडर अंडरस्कोर मेल देना है, जेंडर अंडरस्कोर फीमेल देना है। आप ये डिसाइड कर सकते हो। देखो अलग अलग पैरामीटर यहाँ पे आप पास कर सकते हो। इसके अराउंड एक्सपेरिमेंट करो आप जब भी समय मिलता है। फिर एक एक करके सारे कॉलम्स हम वैसे ही एनालाइज कर रहे हैं, उनके डमीज फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे तो काफी कॉम्प्लेक्स डेटा प्रोसेसिंग हो रही है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, इस डेटा के ऊपर।
अब यहाँ पे ये कैटेगरिकल वेरिएबल्स खत्म हो गए, यहाँ पे वन हॉट एनकोडिंग कर दी हमने। अब न्यूमेरिकल वेरिएबल्स देखो, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स में भी काफ़ी सारे नल वैल्यू वाले कॉलम्स है हमारे पास। यहाँ पे डिस्क्राइब मेथड से ये देख रहे हैं हम कि काउंट कितना है, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे बॉक्स प्लॉट, मतलब काफ़ी सारे आउटलायर्स भी मतलब है यहाँ पे, देखो काफ़ी सारे आउटलायर्स है। बॉक्स प्लॉट से वो दिखाई देगा हमें ये वाला रीजन आउटलायर्स का। फिर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी है, आप देखोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताओ आप रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? राइट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है। स्क्यूड है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो बहुत ये ग्राफ यहाँ पे, मतलब ये वैल्यू ये पर्टिकुलर वैल्यू 0 से लेके 50 तक या 55, 60, 70 तक हमारे पास काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स है, बट उसके बाद रिकॉर्ड्स काफी कम है। ये 200 के लिए, 250 के लिए, 300 के लिए ना के बराबर है, काफी कम रिकॉर्ड्स है। जहाँ पे भी 150 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, उनके रिकॉर्ड्स काफी कम है हमारे पास। जहाँ पे 0 to 70 रिकॉर्ड एटलीस्ट जहाँ पे रेनफॉल होता है, वो रिकॉर्ड्स काफी ज्यादा है हमारे डेटा सेट में, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये भी पॉजिटिवली स्क्यूड है, सेकंड ग्राफ, ये थर्ड ग्राफ भी पॉजिटिवली स्क्यूड है, फोर्थ भी लगभग ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, सारे पॉजिटिवली स्क्यूड है। अब यहाँ पे हम आउटलायर्स फाइंड आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ IQR। IQR हमने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा है, फिर से मैं यहाँ पे रिपीट नहीं करूंगा। IQR मेथड देखो यहाँ पे 75th परसेंटाइल, 25th परसेंटाइल, इसको बोलेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज बॉक्स प्लॉट की। और फिर लोअर फेंस और अपर फेंस कैलकुलेट करते हैं हम, जिसके बाहर के जो भी वैल्यूज है हम वो हटा देते हैं एज आउटलायर डिक्लेयर करके। तो लोअर फेंस और अपर फेंस देखो यहाँ पे -2 से अगर कम है तो, या फिर 3.2 से ज्यादा है तो वैल्यू, उन सबको हटाएंगे हम। बाकी कॉलम्स के लिए भी हम सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं। अगर -11 से कम है और 21 से ज्यादा है इस कॉलम में वैल्यू, तो हम हटा देंगे उस वैल्यू को। वैसे सारे आउटलायर्स हमने फाइंड आउट किए विद द हेल्प ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो नॉर्मल केस में भी जब हम रियल टाइम में इसके ऊपर काम करते हैं, तब सेम IQR मेथड ही यूज करेंगे। और अब देखो कुछ इस टाइप ग्राफ है, तो यहाँ पे 5% और इससे नीचे 5%, ये हम जनरली हटा देते हैं। तो आपको कोड ढूंढना है कि ये कैसे पॉसिबल है, तो आपको क्वांटाइल देना पड़ेगा, 95th क्वांटाइल, राइट। देखो आप ये चेक करो कोड, अपर साइड 5%, लोअर साइड 5%, या फिर एक्चुअली ये 10% हो गया रिडक्शन, तो 10% काफी ज्यादा है। जनरली हम 1% लेंगे, 1% यहाँ के, 1% यहाँ के, बस इतना सफिशियंट है, 5 नहीं करेंगे यहाँ पे। 1 और 2% हम हटा देंगे, और उसके बाद फिर स्केलिंग करेंगे। यहाँ पे अपर फेंस और लोअर फेंस हर एक वेरिएबल के लिए अलग अलग कस्टमाइज्ड वे में कैलकुलेट की है इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, बट जनरली हम क्या करते हैं, अपर और लोअर 1% सिर्फ निकाल देते हैं, बाकी रखते हैं। अब ये करने के बाद हमारे पास आ गया एक्स और वाई, पूरा डेटा फ्रेम, क्लीन डेटा फ्रेम आ गया हमारे पास। आउटलायर्स डिटेक्ट किए हमने, शायद मिसिंग वैल्यूज यहाँ पे इंप्यूट नहीं किया है, तो आप कर लो मिसिंग वैल्यूज का इंप्यूटेशन, काफी जरूरी है, नहीं तो हमारा मॉडल फिट नहीं होगा।
अगर इस नोटबुक में नहीं किया है तो ये हमें करना है। एक बार डेटा क्लीन हो गया तो एक्स और वाई फिर से यहाँ पे अलग अलग कर रहे हैं हम। फिर एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट, ये 4 वेरिएबल्स, 4 डेटा सेट्स क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम एक्स एंड वाई। टेस्टिंग साइज 20%, ट्रेनिंग साइज 80% डेटा। यहाँ पे देखो एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट का डेटा भी। यहाँ पे काफी कम रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 1,13,000 और यहाँ पे 28,000, तो कितने हो गए? लगभग 1,60,000-70,000 ही हो गए। बाकी कहाँ गए रिकॉर्ड्स? शुरुआत में कितने थे? 1,45,000 थे क्या, या फिर इतने ही है? 1,45,000 थे, 1,45,000 थे, उसमें ड्रॉप की शायद, ये IQR की से ड्रॉप की उन्होंने। हाँ, से कुछ ड्रॉप्स किया नहीं, आउटलायर हमने हटा दिए। हाँ, आउटलायर्स हटा दिए हैं सिर्फ यहाँ। आउटलायर हटा दिए इसलिए हो गए। थोड़े से कम हो गए हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, और उसके बाद हम डेटा टाइप चेक कर रहे हैं। फिर से डेटा टाइप कुछ यहाँ पे फ्लोट, ये एक ऑब्जेक्ट है, लोकेशन, फिर से ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। एक्चुअली इस स्टेप से पहले एक्स और वाई, जब हम ये वाला मॉडलिंग शुरू करते हैं, हमारी ये मॉडलिंग के स्टेप्स है, उससे पहले डेटा क्लीन होना चाहिए। यहाँ पे वो क्लीन नहीं किया है। देखो यहाँ पे फिर से ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर से डेटा क्लीनिंग की है एक्स और वाई सेग्रीगेट करने के बाद भी, बट हमें ये डेटा फ्रेम पे ही वो सारे ऑपरेशंस लगाने हैं और डेटा क्लीन करके लेना है। कुछ अजम्पशंस है यहाँ पे, वो चेक कर रहे हैं। अजम्पशंस हमें सब पता है कैसे चेक किए जाते हैं, तो इसलिए इसमें मैं नहीं जा रहा। अब मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट यहाँ पे कर रहे हो लोग, बट यहाँ पे नहीं करने चाहिए। एक्स और वाई के पहले ही करने चाहिए। एक्स ट्रेन को, फिर एक्स टेस्ट को करोगे आप, वाई ट्रेन को करो, वाई ट्रेन को और वाई टेस्ट को तो करने की जरूरत है नहीं, बट एटलीस्ट एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट को फिर से वो करना पड़ेगा अलग अलग करके, जो कल इसलिए अजय ने वो कंबाइन किया था दोनों डेटा फ्रेम, और फिर उसके बाद प्रोसेसिंग की थी। नहीं तो फिर रियल लाइफ में तो क्या करते हैं हम, कि फंक्शंस बनाते हैं हर किसी का, और फंक्शंस फिर टेस्ट के लिए एक यूज करो, ट्रेन के लिए यूज करो, बस। अब यहाँ पे मान के चलो कि डेटा प्रोसेसिंग एक फंक्शन बनाया है मैंने। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे डेफ बोल के डेटा प्रोसेसिंग ऑफ डीएफ, क्या पास कर रहे हैं हम? डीएफ पास कर रहे हैं और डेटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग में जो भी स्टेप्स आते हैं, डीएफ डॉट फिलना, राइट, जो भी है, ये पूरा डीएफ ऑफ कुछ कॉलम का नाम है और उसको इंप्यूट कर रहे हैं, तो डीएफ ऑफ डॉट फिलना, जो भी मेथड यूज कर रहे हैं हम, एक एक करके सारे यहाँ पे हम लिखते जाते हैं वो लॉजिक। और जो रिटर्न में मिलेगा हमें, फिर से एक डेटा फ्रेम मिलेगा, और रिटर्न क्या करेंगे हम? डीएफ अंडरस्कोर क्लीन डेटा। अब ये रिटर्न हो गया, तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम? ट्रेनिंग का, और मान के चलो कि आपको टेस्टिंग का अलग अलग डेटा सेट दिया है उन्होंने, तो सिर्फ ये डेटा प्रोसेसिंग फंक्शन 2 बार कॉल करो। एक बार ये कॉल करो कि डीएफ अंडरस्कोर क्लीन इक्वल टू डेटा प्रोसेसिंग ऑफ डीएफ। अब डीएफ ही है तो डीएफ ही पास करो आपके पास, डीएफ या फिर डीएफ ट्रेन को पास करो, और डीएफ अंडरस्कोर क्लीन अंडरस्कोर टेस्ट अगर डेटा है आपके पास, तो फिर से वही फंक्शन कॉल करो डीएफ टेस्ट के लिए, बस। ये, और ये आपको सीखना है। फाइनल जो हम इम्प्लीमेंटेशन देते हैं वो सारा .py फाइल में होता है। .py फाइल किससे बनती है? ये इस टाइप फंक्शन से बनती है। तो धीरे धीरे हमें ये सीखना है। ये काफी सिंपल है, राइट? आप ऑलरेडी पाइथन में सीख गए हो, ये सारी स्टेप्स आपको पता है, बस आपको एक फंक्शन को यूज करके ये सारे जो स्टेप्स है उनको रैप करना है। ये सर एक प्रॉब्लम के लिए हम लोग, जैसे हम लोग आपने डेटा प्रोसेसिंग बनाई, तो एक डेटा फ्रेम के लिए हम लोग अलग फंक्शन बनाते होंगे?
हाँ, अलग अलग सारे फंक्शन अलग अलग करो। रिक्वायरमेंट तो अलग ही रहती होगी यार इसमें। अब जैसे कि इस केस में, राइट, अब इस केस में क्या करोगे, मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं हमारे एग्जिस्टिंग केस में, तो आपके पास एक डीएफ दिया था उन्होंने, एक मान के चलो कि एक डेटा फ्रेम है, और यहाँ पे फिर से हम इन्फरेंस डेटा अलग निकाल रहे हैं, राइट, और यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा अलग निकाल रहे हैं, जो कि टोटल 1.45 था, यहाँ पे चला गया 1.43, यहाँ पे चला गया 2000। अब यहाँ पे एक क्या करोगे आप, फिर यहाँ पे एक फंक्शन लिखोगे कि डेफ एक्सट्रैक्ट ट्रेनिंग डेटा, एक्सट्रैक्ट ट्रेनिंग अंडरस्कोर डेटा, ठीक, और इनपुट क्या होगा, ये डीएफ होगा इसका इनपुट, तो ये डीएफ इनपुट हो गया। अब कोड क्या यूज कर रहे हो आप, डीएफ ऑफ डीएफ ट्रेनिंग, डीएफ ट्रेन इक्वल्स टू df dot rain tomorrow, राइट, डॉट क्या था वो, नॉट ना था क्या, बराबर, हाँ, नॉट नल वैल्यूज लिए थे हमने। नॉट ना था। अब रिटर्न में क्या करोगे, बस इतना ही हो गया, सिंपल फंक्शन। रिटर्न क्या करोगे, df अंडरस्कोर ट्रेन। अब ये फंक्शन आ गया हमारा। अब आप क्या करो, बस उसको कॉल कर दो इस फंक्शन को, और ये आपको ट्रेनिंग डीएफ ट्रेन डेटा अलग से देगा। अब आप चाहते हो कि इसी फंक्शन में एक्सट्रैक्ट ट्रेनिंग अंडरस्कोर इन्फरेंस डेटा अगर करना चाहोगे, तो आप इसी में एक और एक कर दो, डीएफ अंडरस्कोर इन्फरेंस इक्वल्स टू सेम डीएफ डॉट रेन टुमारो डॉट इज ना कर दो, इज ना वाले रो आ जाए सारे, मतलब नल रोज आ जाए सारे पैरामीटर, हाँ, बिट भेज सकते हैं। हाँ, ये कर दो, और रिटर्न में फिर डीएफ ट्रेन कोमा ये कर दो आप डीएफ अंडरस्कोर इन्फरेंस। तो इस टाइप हम फिर इंटीग्रेट करते हैं किसी भी ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क में, उसको ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क बोलते हैं हम उसको। इसलिए फंक्शंस आना काफी जरूरी है, फंक्शंस एंड क्लासेस भी। पहले में फर्स्ट बैच में ये नहीं ज्यादा पढ़ाया था मैंने, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, बट जनरली फंक्शंस ज्यादा काम में आते हैं प्रोडक्शन लेवल कोड लिखने के लिए। बट अभी अगर आप देखोगे टॉर्सर लाइब्रेरी वगैरह, तो टॉर्सर लाइब्रेरी में हम क्लास लिखते हैं, पूरा क्लास, और क्लास भी लिखना और उसमें फंक्शंस ही तो होते हैं, क्लास कोई बड़ी बात है नहीं। क्लास कोई भी एक क्लास बनाओ, क्लास राइट, क्लास एनएलपी मॉडल हैंडलर, एनएलपी मॉडल हैंडलर करके एक ऐसा क्लास बनाओ, फिर उसमें इनिट करके ये कर दो आप, 2-3 पैरामीटर्स जो भी आपको लगेंगे, सेल्फ डॉट करके इनिशियलाइज करो, और मॉडल भी लोड करो यहीं पे, डिफाइन इनिशियलाइज करके, डेफ इनिशियलाइज करके मॉडल को इनिशियलाइज करो। फिर एक बार मॉडल इनिशियलाइज किया आपने, फिर डिफाइन प्रोसेसिंग फंक्शंस लगाओ सारे, प्रोसेसिंग एक बार हो गई तो इन्फरेंस लगाओ, इन्फरेंस हो गया फिर पोस्ट प्रोसेस लगाओ, पोस्ट प्रोसेस स्क्रिप्ट्स जो भी लगती है वो लगाओ आप। पोस्ट प्रोसेसिंग करना है मतलब क्या, इन्फरेंस निकालने के बाद भी अगर कुछ करना चाहोगे आप इसके ऊपर, जैसे कि समरी मॉडल्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं, समरी मॉडल्स जो कि एक मल्टीपल रोज है, उसकी समरी ला के देंगे आपको, इन 3 रोज की एक ही रो में एक समरी देंगे वो मॉडल। फिर आप क्या करोगे कि अगर इस समरी में कुछ वर्ड्स है तो ही मुझे दे दो, नहीं तो मुझे जरूरत नहीं है इस समरी की भी। तो रो कौन से होने चाहिए, एक्चुअली वर्ड्स कौन से होने चाहिए, कि घर के ऊपर डेब्रिज है, डेब्रिज जमा हुआ है, या फिर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये घर मेंटेन नहीं है, मेंटेनेंस उसका कभी नहीं हुआ है, तो पूरी समरी वो लोग लिखते हैं, इंश्योरेंस वाले लोग, ये है वो है इस घर में ऐसे ऐसे, बट मेरी काम की चीज फिर मुझे वो ढूंढना पड़ता है कि ये कहाँ लिखा है, कहाँ से मैं ये पता लगाऊं कि यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं हुआ है इस घर का। तो घर के ऊपर डेब्रिज जम गया है, वो सारा कचरा जम गया है ट्रीज का, अगर इस टाइप कुछ वर्ड्स है
तो ये सिर्फ वो लाइनें मुझे दे दो, बाकी कुछ लाइनें देने की जरूरत है नहीं इस समरी की भी। तो इसको बोलते हैं फिर पोस्ट प्रोसेस। पोस्ट प्रोसेस मतलब हमारे मॉडल ने आउटपुट दिया है, बट उस मॉडल के आउटपुट पे भी आप प्रोसेसिंग करके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो ये सारे फंक्शंस हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इसलिए हमें जल्दी जल्दी स्पीड अप थोड़ा सा लेना है। जब मैं बोलता हूँ कि ये प्रोजेक्ट करो आज के आज ही, तो आज ही लगभग करने का ट्राई करो आप, क्योंकि काफी कुछ सीखना है हमें। तो थोड़ा सा वक्त निकालो, बस ये 2 3 4 महीने के लिए अगले, तब मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो अब एडवांस थोड़े से जाते हैं। सर मुझे एक चीज और पूछनी थी। हम्म। एक्चुअल में जैसे मैंने क्या किया था, बीएस कोड में था हमारा, मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल नहीं जो सेट करते फोल्डर बना के, मैंने एनवायरनमेंट सेट कर दिया और उसकी लोकेशन मैंने जैसे एफ ड्राइव दे दी थी। तो जैसे मैं अपना सी ड्राइव में फॉर्मेट करूंगा या बीएस कोड हटा दूंगा, तब भी वो एनवायरनमेंट वेरिएबल ले रहा है मेरा। एनवायरनमेंट वेरिएबल कैसे सेट किया? मैंने क्या किया, उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल जब सेट कर रहे थे मैंने एफ ड्राइव दे दिया था, उसने जाके एफ ड्राइव में सेव कर लिया। एनवायरनमेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, मतलब एग्जैक्ट क्या करना चाहते उसमें थे? क्या था, बीएस कोड में मैंने फोल्डर बना के उसमें एनवायरनमेंट पूरा सेट कर दिया था। एनवायरनमेंट सेट करना मतलब क्या है? वर्चुअल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हो आप? नहीं वर्चुअल नहीं, वैसे एनवायरनमेंट दिखा रहा सर, मैंने नेट देखा। और ऐप डाटा में जाके उसका डेटा डिलीट कीजिए, हो जाएगा उससे। हाँ वो ऐप ड्राइव में मुझे कहीं डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, एक बार डिलीट करके देखो, अगर ये वर्चुअल एनवायरनमेंट है तो फिर डीएक्टिवेट करके देखो उसको। नहीं, वो वीएस कोड में एनवायरनमेंट सेट करना होता है, तब हम कोड कर सकते हैं। हाँ। नहीं तो जैसे मैंने एनवायरनमेंट करना सेट कर दिया, है, बीएस कोड में कर दिया था मैंने। अब मैंने क्या, मैं बीएस कोड को भी अगर हटा रहा हूँ, अब वो कह रहा मेरा इंस्टॉल नहीं करने दे रहा मुझे पैकेज वैकेज भी। और बॉडी है जो एस्केलेशन मार्क पेप करके वो मुझे कमांड चलानी पड़ रही है हर रो के लिए, जैसे मुझे कोई नया पैकेज चाहिए तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप देखो, कोशिश करो आज सॉर्ट आउट हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम कभी वीकडेज में कनेक्ट करके उस इशू को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। हाँ, चलो यहाँ पे एक्सटेंड में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकाली है उन्होंने। मैक्सिमम कितनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने आउटलायर्स हटा दिए हैं, तो मैक्सिमम वैल्यू एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा हमें वैल्यू ही नहीं मिलेगी, वो हम वैलिडेट कर रहे हैं। तो रियल टाइम में भी यही करना है, एक बार कोड लिख दिया आपने, बट उसको वैलिडेट करना भी जरूरी है। हमें तो लगता है कभी कभी कि अरे हाँ मैंने तो कोड यूज कर दिया है ये, फिर भी डिजायर्ड आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों? या फिर हमें ये भी पता चलता है कभी कभी कि बहुत दिन बाद कि यार ये तो काम ही नहीं कर रहा था, मैंने तो फिर ये कोड क्यों नहीं काम कर रहा था, मैंने तो सही कोड लिखा था। कभी कभी ये चीजें होती है, इसलिए हर एक फंक्शन को आपको टेस्ट करना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए, हर एक रो को। रो किसकी रो? कोड, जो भी आप कोडिंग जहाँ पे भी कर रहे हो, लाइन बाय लाइन आपको वो देखना है, प्रिंट करके भी ये सही से हो पा रहा है या नहीं, या फिर आपको यूनिट टेस्टिंग करनी है। हम डेवलपर साइड से एक यूनिट टेस्टिंग करते हैं, फिर एमएलओप्स साइड से स्मोक टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। और ये जो टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है वो पाई टेस्ट है। पाई टेस्ट एक बार सर्च करना, और ये आपके लिए आज की एक्सरसाइज होगी, ठीक है? पाई टेस्ट। एक सूट क्रिएट करते हैं हम हर एक फंक्शन के लिए, तो कैसे करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट होता है? तो टेस्टिंग फ्रेमवर्क, और इसके ऊपर करना ही करना है आपको। हाँ, एक एक एक्सरसाइज, एक नोटबुक क्रिएट करो और हमें वॉक थ्रू दे दो। इस वीक आपके लिए ये टास्क है। टेस्टिंग फ्रेमवर्क देखो यहाँ पे, एक टेस्ट केसेस लिखे हैं एसर्ट करके, और 2 3 फाइलें तैयार करनी पड़ती है। जैसे सिमिलर एक फाइल होगी आपकी square.py,
तो टेस्ट सूट होगा test_square.py। ये टेस्ट है, यूनिट टेस्टिंग फाइल है, वो हमारे टेस्ट फोल्डर में जाके वो पड़ती है। नॉर्मल जो ऐप फोल्डर है या फिर सर्विंग फोल्डर है, जिसको हम सर्विंग फोल्डर बोलते हैं, उस फोल्डर में सारे हमारे जो भी मॉडल रन करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए कोड रहते हैं, वो हम वहाँ पे पुश करते हैं। और एक टेस्ट नाम का एक अलग फोल्डर तैयार करते हैं रियल लाइफ सिनेरियोज में। उसमें हम ये यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग का लॉजिक लिखते हैं। तो पहले आपको ये यूनिट टेस्टिंग सीखना है। बस पाई सिंपल एक्सप्लेनेशन मीडियम से सीखो या फिर ऐसे ट्यूटोरियल्स पॉइंट से कहीं से भी सीखो, उसका नोटबुक क्रिएट करो और हमें वॉक थ्रू दे दो। ये हम आपके लिए एक एक्सरसाइज है। चलो अब यहाँ पे देखो, कैटेगरी एनकोडर्स यूज कर रहे हैं हम। बाइनरी एनकोडर रेन टुडे के ऊपर, ताकि हम उसको कन्वर्ट कर सकें नंबर्स में। अब यहाँ पे देखो, फिट ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म में डिफरेंस क्या है, किसी को पता है? वेद फिट ट्रांसफॉर्म एक बार ही अप्लाई करते हैं और ट्रांसफॉर्म करके फिट करना पड़ता है इसको। दो बार मेथड कॉल करने पड़े, एक बार फिट के लिए, एक बार ट्रांसफॉर्म के लिए। एक बार फिट के लिए, एक बार ट्रांसफॉर्म के लिए। और ये जो एनकोडर है वो हम सेव भी करते हैं, जैसे मॉडल की तरह। अभी एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया है इसका। अब एग्जांपल क्या कैसे दिया है मैंने उसका, जहाँ पे एक जेंडर कॉलम है और जेंडर कॉलम में मेल है और फीमेल की एंट्री है, और आप मेल को 0 दे रहे हो, फीमेल को 1 दे रहे हो नंबर। और यहाँ पे ये ट्रेनिंग का है, सब कुछ ट्रेनिंग का है। तो ट्रेनिंग में क्या करोगे आप, .fit_transform यूज करोगे, तब वो मेल को 0 देगा, फीमेल को 1 देगा। और ये एनकोडर को पता है अब कि किसको कितना नंबर दिया है मैंने, तो इसी को कॉल करना पड़ेगा बार बार आपको। और एक बार फिटिंग कर दिया आपने, अब बार बार बाकी वक्त जब भी आप कॉल करोगे इस एनकोडर को, तब आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म बोलोगे, फिर फिटिंग फिर से नहीं करोगे। अगर फिर से फिटिंग कर दिया, अब मान के चलो कि यहाँ पे आपने ट्रेनिंग डेटा के ऊपर फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया, अब आया इन्फरेंस डेटा। ट्रेनिंग डेटा के ऊपर आपने ये कर दिया था, फिर टेस्टिंग डेटा के ऊपर भी ट्रांसफॉर्म कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हो रहा है सही से। बट जब इन्फरेंस डेटा आता है हमारे पास, ये कभी नहीं हमने देखा हमारी कंपनी में, ये कभी नहीं आया था पहले, अब आ गया। इसके ऊपर भी सेम फिर से करोगे आप, तो यहाँ पे फिर से आप एनकोडर नया कॉल करोगे। अगर नया करोगे तो क्या होगा, फिर से यहाँ पे फिट ट्रांसफॉर्म यूज करोगे आप। और फिटिंग ट्रांसफॉर्म में अगर जेंडर में ऐसा हो गया कि पहला रिकॉर्ड फीमेल आ गया और दूसरा मेल आ गया, तो इसको 0 असाइन करेगा, उसको 1 असाइन करेगा, फिर ये पूरा अपोजिट हो जाएगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है। तो इसलिए एनकोडर भी एक प्रकार का मॉडल ही होता है, इस मॉडल को सेव करना पड़ता है हमें, ताकि एक बार अगर फिटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, .fit और .transform हो गया ट्रेनिंग के ऊपर, तो जब इन्फरेंस का डेटा है तब सेम प्रोसेसिंग तो करनी पड़ेगी हमें इन वेरिएबल्स के ऊपर भी। तो ये सेम प्रोसेसिंग करते वक्त ये सेम एनकोडर यूज करना चाहिए हमें। तो यही एनकोडर मॉडल पिकल फॉर्मेट में हम सेव करेंगे, जैसे मॉडल सेव करते हैं। यही इसकी यूटिलिटी, और इसलिए ये चाहिए होता है, नहीं तो फिर ये अलग अलग टोटल रिजल्ट ही अपोजिट दे देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि अरे मैंने तो डेटा साइंस सीख लिया है और मैं कर भी रहा हूँ, बट पूरा सॉल्यूशन ही आप गलत दे रहे हो। सर ये इनकोडर को हम क्या पिकल में करेंगे या पूरा हम लोग मॉडल को ही करते हैं पूरा? क्या इनकोडर को ही पिकल फॉर्मेट में हम सेव करते हैं या पूरा मॉडल को ही करते हैं? नहीं, एक ये एनकोडर एक मॉडल है, ठीक है, इसको एक अलग सेविंग चाहिए।
ये अच्छा तो अच्छा, अलग से। राइट। अब और एक फाइल तैयार करोगे आप, ये मॉडल की फाइल है, मॉडल को भी डॉट पिकल फॉर्मेट में सेव करोगे, इसकी एक फॉर्मेट, ये इसकी एक फाइल जाएगी, इसकी भी एक फाइल जाएगी, और दो फाइलें जाएंगी अलग अलग, एक प्री प्रोसेसिंग के लिए लगेगी, एक प्रेडिक्शन के लिए लगेगी, राइट। अच्छा, तो अब एक्सटेंड में सारा जो भी कुछ किया है हमने, गेट डमीज ऐड करके डमीज बनाई थी, यहाँ पे भी एक डमीज बनाई है, इस कॉलम के ऊपर भी डमीज बनाई है, तो काफी सारे कॉलम्स क्रिएट कर दिए उन्होंने, बट जनरली मैं लेबल एनकोडिंग प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे भी वही किया है, देखो एक्सट्रेन एक्सटेस्ट को लेबल एनकोडिंग करके पूरा डेटा क्लीन करके अब हम स्केलिंग कर रहे हैं, फीचर स्केलिंग कर रहे हैं। स्केलिंग काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको स्केलिंग करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो हर एक वेरिएबल अलग अलग रेंज में है, मिनिमम टेम्परेचर 17 to 14, 6 ऐसे वैल्यूज है, कहीं कहीं 33, 46 थोड़ी सी हायर साइड वैल्यूज है, यहाँ पे देखो कहीं पे 0, 0, 1, 1, 1 ऐसी वैल्यूज है। तो ये क्या करता है फिर इंटरनली, जहाँ पे भी हाई वैल्यूज है उनको, उसको लगता है कि इसको ज्यादा वेटेज देना चाहिए मॉडल को, तो ये मॉडल क्या करता है, इसको ज्यादा वेटेज देता है प्रेडिक्शन के दौरान। बट ये सब वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है, सब वेरिएबल्स एक्चुअली इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो मॉडल ने ऐसे बायस रिजल्ट्स नहीं देने चाहिए बेस्ड ऑन जस्ट वैल्यूज। तो इसलिए हम जनरली मिन मैक्स स्केलिंग करते हैं, या फिर स्केलिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, या फिर बोलो स्टैंडर्डाइज करते हैं डेटा को। तो ये इसके काफी सारे वेज है, मिन मैक्स स्केलिंग है, रोबोट स्केलिंग है, रोबोट स्केलर, स्टैंडर्डाइजेशन है। तो हमने यहाँ पे मिन मैक्स स्केलिंग की है, एक्सट्रेन एक्सटेस्ट दोनों के ऊपर, फिर ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफॉर्म टेस्ट के ऊपर, फिर से ट्रांसफॉर्म नहीं, क्योंकि स्केलर को भी फिर हमें सेव करना पड़ता है, ये स्केलर को, जैसे पिकल फॉर्मेट में या किसी और फॉर्मेट में, बट ये लगेगा फिर बाद में भी हमें, जब 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 इन्फरेंस डेटा आएगा तब तब सेम डेटा प्रोसेसिंग से ये डेटा जाएगा, टेक्स्ट डेटा, राइट। इसलिए ये भी लगेगा हमें फ्यूचर में। एक फिट का एक मतलब पहले कभी कौन सा भी यूज करें तो पहले फिट ट्रांसफॉर्म और बाद में ट्रांसफॉर्म फिटिंग करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग देना मतलब स्केलर को ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, राइट। तो पहले फिटिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अब ये कोड दोनों चीजें एक ही साथ कर रहा है, अगर दोनों चीजें अलग अलग चाहिए तो अलग अलग कर दो आप। ठीक है सर। हाँ, यहाँ पे फिट अलग करो, फिर ट्रेन के लिए ट्रांसफॉर्म अलग कर दो, और टेस्ट के लिए भी ट्रांसफॉर्म अलग कर दो, सेम चीज है। उसके बाद आती है मॉडल ट्रेनिंग, सब हो गया, अब डेटा क्लीन वगैरह हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज कर रहे हैं हम, एक्सटेंड वाई ट्रेन, बाकी सारी प्रोसीजर सेम है यहाँ पे, लॉग रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट। तो देखो नो 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 यस 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 जो भी है उसमें वैल्यूज आ गई हमारी। और अगर प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करना है, आपको ऐसे आंसर्स नहीं चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में, तो आपको और एक फंक्शन मिलेगा, प्रेडिक्ट प्रोबा। प्रेडिक्ट प्रोबा जब आप यूज करोगे प्रेडिक्ट की जगह पे, तो ये प्रोबेबिलिटी में आउटपुट देगा आपको। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज दे दी है उसने। सारे मॉडल्स प्रेडिक्ट प्रोबा नहीं देते। हम सब मॉडल्स जो भी कार्ट मॉडल्स है अब आगे बढ़ने वाले हैं, वो सब मॉडल्स प्रेडिक्ट प्रोबा की फैसिलिटी नहीं देते, ये कोड यूज नहीं होता है किसी किसी मॉडल के ऊपर, हम वो देखेंगे आगे जाके। बट हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट कोड है। प्रेडिक्ट प्रोबा में क्या कर सकते हैं हम, कि लेवल सेट कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिलता है आपको। आप डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर रहे हो तो ये डायरेक्ट प्रेडिक्ट क्या करता है, 0.5 थ्रेशोल्ड लेता है, बट आप जब प्रेडिक्ट प्रोबा करते हो तब आपके मर्जी से ये सेट कर सकते हो लेवल। आप बोलोगे कि नहीं नहीं मुझे काफी एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, मुझे 50% कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए मॉडल का, मुझे मॉडल का 80% कॉन्फिडेंस से काम करवाना है उसको, उससे, राइट। तब हम क्या करेंगे फिर, यहाँ पे 80% से अगर ज्यादा है इसकी वैल्यू, तो एक मैनुअल कोड लिखेंगे हम बाद में, कि और एक कॉलम तैयार करो जहाँ पे भी यहाँ
पॉइंट 8 से ज़्यादा है उसको 1 में कन्वर्ट कर दो या फिर 0 में कन्वर्ट कर दो। तो ये अपने हिसाब से रोलिंग हो गई इसकी, मतलब हाँ। तो सर हेल्थ सेक्टर में यही यूज होता होगा, है? हाँ, यही यूज होता है, और ये ज़्यादा काम का है हमारे लिए। ये वाला तो कोई भी सिखा देगा आपको, बट रियल टाइम में हम इससे जाते हैं, प्रेडिक्ट प्रोबा से। प्रोबेबिलिटीज मिलनी चाहिए हमें, कितना कॉन्फिडेंट है हमारा मॉडल, ये पता लगना चाहिए। और यहाँ पे कुछ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है, जैसे कि यहाँ पे एक्यूरेसी, एक नई टर्म आपको दिखाई देगी, अब एक्यूरेसी स्कोर बोल के, उसकी एक्यूरेसी 85% है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग की एक्यूरेसी कितनी है वो एक बार चेक कर रहे हैं हम। टेस्टिंग डेटा ले रहे हैं, वाई एक्चुअल वाई प्रेडिक्शन प्रेडिक्टेड, वाई एक्चुअल वाई प्रेडिक्टेड, ट्रेनिंग डेटा का देखो यहाँ पे। और ट्रेनिंग की और टेस्टिंग की जब देखोगे तो सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं हमें, इसका मतलब हमारा मॉडल ओवरफिट नहीं है, मॉडल अच्छा बना है। अब देखते हैं कुछ इवैल्यूएशन टेक्निक्स, बट उससे पहले अगर आपको 4 मिनट का ब्रेक लेना है तो हम ब्रेक लेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन टेक्निक्स को देखेंगे। अच्छा, ब्रेक लेते हैं। ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक लेंगे हम।
लो वापस आए। अरे वेद, मोनिका, सुशांत, रोहित, अजय, विवेकानंद, स्वप्निल। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए फिर इस अभी हम क्लासिफिकेशन टास्क की इवैल्यूएशन मैट्रिक्स देखेंगे। शुरू करते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। वैसे तो काफी सारी इवैल्यूएशन टेक्निक्स है, हम सब इवैल्यूएशन टेक्निक्स तो नहीं पढ़ सकते, बट एटलीस्ट जो इम्पोर्टेंट है, काफी इम्पोर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। और कुछ इवैल्यूएशन टेक्निक्स आपको मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसे भी कुछ इवैल्यूएशन टेक्निक्स होते हैं जैसे, और जिसको हम जैसे जैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमें मिलता है उस टाइप से हम उसको मॉडिफाई करके या फिर नया इवैल्यूएशन टेक्निक सर्च करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं हम। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन टेक्निक्स। इसके अराउंड क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, प्रिसीजन और रिकॉल में डिफरेंस क्या है, EOC ROC क्या क्या होता है। चलो तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स देखते हैं। सबसे पहले तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स से 2x2 मैट्रिक्स होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हो, जितने क्लासेस है उतने बाय उतने का मैट्रिक्स होगा वो, बट यहाँ पे वो 2x2 का होगा। which contains true positive, true negative, false positive and false negative. Confusion matrix gives us a clear picture of classification model performance and the types of errors produced by the model. It gives us summary of correct and incorrect predictions broken down by each category. जैसे ये बोलेगा ट्रू पॉजिटिव कितने हैं। ट्रू पॉजिटिव occur when we predict an observation belong to a certain class and the observation actually belongs to that class. मतलब हमने यस बोला है और ये सही में यस है, हमने नो बोला है और सही में नो है, ट्रू नेगेटिव। और यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव occurs when we predict an observation belongs to a certain class but the observation actually does not belong to that class. फॉल्स पॉजिटिव, हमने यस बोल दिया बट वो नो था, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव मतलब हमने यस बोला है बट वो एक्चुअल में नो है, जिसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं, हमें ये पता है। और फॉल्स नेगेटिव क्या होता है, इसका उल्टा, हमने नेगेटिव डिक्लेयर कर दिया बट वो एक्चुअल में पॉजिटिव था, फॉल्स नेगेटिव। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, एसक्यूएल मैट्रिक्स से कंफ्यूजन मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे इंपोर्ट करो इस लाइब्रेरी को, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाई प्रेड और वाई प्रेड टेस्ट, या फिर वाई ट्रेन और वाई प्रेड ट्रेन, ट्रेनिंग और टेस्टिंग के दोनों के कंफ्यूजन मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगे। और आपने CM भी आप लिखते तो भी डायरेक्टली ये वाला रिजल्ट आता। तो ट्रू पॉजिटिव्स कितने हैं, 20,000। ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। देखो यहाँ पे वो निकल के सामने आया है। द कंफ्यूजन मैट्रिक्स शोज 20,000 प्लस 3,000 करेक्ट प्रेडिक्शंस एंड 3,000 प्लस 1,000 मतलब 4,000 इनकरेक्ट प्रेडिक्शंस। तो हमें ये पता लगता है कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है। अगर आप इसको देखो विजुअलाइज करना चाहोगे तो आप ये भी कर सकते हो हीट मैप डाल के इसका। दूसरा आता है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट सब इंफॉर्मेशन देता है, प्रिसीजन भी देगा, रिकॉल भी देगा, F1 स्कोर भी देगा, एक्यूरेसी भी देगा। सब इंफॉर्मेशन एक ही इसमें रिपोर्ट में आती है यहाँ पे, उसको बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। जो नो है उसका प्रिसीजन कितना है, उसका रिकॉल कितना है, उसका F1 स्कोर कितना है, उसका सपोर्ट कितना है। सपोर्ट मतलब नो के कितने
करेक्ट प्रेडिक्शन है, यस के कितने करेक्ट प्रेडिक्शन है, तो सपोर्ट कितना है हम धीरे धीरे देखेंगे उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं। देखो यहाँ पे फिर आता है क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। अब इसमें एक पैरामीटर देखो, यहाँ पे आउटपुट में एक रिपोर्ट आया है एक्यूरेसी बोल के, एक्यूरेसी 85% है। तो एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट की हमने, एक्यूरेसी कैलकुलेट कैसे करते हैं, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू निगेटिव, जो हमारे आंसर्स करेक्ट आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल आंसर्स, जो करेक्ट आए हैं डिवाइडेड बाय टोटल आंसर्स, एक्यूरेसी है। मतलब ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव, और उसकी एक्यूरेसी 85% है। बट ये सब जगह पे हम ये मैट्रिक्स यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि कभी कभी हमारे पास इम्बैलेंस डेटा सेट आता है। इम्बैलेंस डेटा सेट में क्या आएगा, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, तो फ्रॉड केसेस काफी कम होते हैं, लेस देन 1% 2% होते हैं एक डेटा सेट में। अब इतने कम डेटा, अगर इतने कम केसेस हैं, मान के चलो कि अब यहाँ पे क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के नॉन फ्रॉड नॉन फ्रॉड नॉन फ्रॉड नॉन फ्रॉड नॉन फ्रॉड नॉन फ्रॉड फ्रॉड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो दो ही फ्रॉड वाले केसेस है यहाँ पे। अब दो ही फ्रॉड वाले केसेस है और मैं एक मॉडल बनाता हूँ। अब मॉडल क्या कर रहा है, हर किसी को नॉन फ्रॉड बोल रहा है मेरा मॉडल, सब नॉन फ्रॉड। आग बंद कर दी उसने, अब तो कुछ सुन भी नहीं रहा है वो किसी का, किसी वेरिएबल का, और सबको नॉन फ्रॉड नॉन फ्रॉड नॉन फ्रॉड करके डिक्लेयर कर दिया। तब आप ये बताओ कि मेरी एक्यूरेसी अब इस केस में कितनी आएगी। एक्यूरेसी का फॉर्मूला क्या है, ट्रू पॉजिटिव कितने हैं यहाँ पे 8 है, ट्रू निगेटिव कितने हैं 0 है, एक भी प्रेडिक्ट नहीं किया है उसने, डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 10 है, 10 है, तो कितनी आएगी एक्यूरेसी 80%। तब भी 80% आई है। तब आप बोलोगे कि मेरा मॉडल तो बहुत अच्छा बना, बट ये सही में अच्छा बना है क्या, नहीं, नहीं बना है। अब आपके सामने मैं कुछ कार्ड्स लाता हूँ और उस 9 कार्ड क्वीन के हैं, एक कार्ड किंग का है, सिर्फ एक कार्ड, और 9 कार्ड्स क्वीन के हैं, और 1 बाय 1 मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और आपने एक पट्टी बांध दी है आपके आंख के ऊपर, और फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि ये कार्ड कौन सा है, और आप बोल रहे हो कि सारे कार्ड्स क्वीन 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 कर रहे हो आप, तो इस केस में भी 90% एक्यूरेसी आएगी आपकी। इसका मतलब ये है कि मॉडल बहुत अच्छा बना है हमारा, नो सर। है। तो इसलिए बैलेंस डेटा सेट के ऊपर, जब आपका डेटा सेट बैलेंस्ड हो, बैलेंस्ड यानी क्या, जहाँ पे y वेरिएबल में लगभग इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज है दोनों क्लास की, यस क्लास की और नो क्लास की लगभग 50% वैल्यूज है, उसको बोलेंगे हम बैलेंस्ड डेटा। अब बैलेंस डेटा के ऊपर ही आप एक्यूरेसी यूज कर सकते हो एज ए इवैल्यूएशन टेक्निक, अदरवाइज आपको प्रिसीजन रिकॉल F1 स्कोर पे जाना पड़ेगा। ये उसका डिसएडवांटेज है एक्यूरेसी का, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन एरर्स किसको बोलते हैं, तो 1 माइनस एक्यूरेसी, दैट्स इट। बट अगर फॉर्मूला वाइज देखोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव डिवाइडेड बाय टोटल ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स निगेटिव ले लिया हमने, पहले ट्रू पॉजिटिव और ट्रू निगेटिव लिया था, इसलिए हमें 1 माइनस एक्यूरेसी मिली है। एरर मतलब क्या है, एक्यूरेसी जो जितनी भी है बाकी एरर्स है, यहाँ पे 85% एक्यूरेसी, मतलब एरर्स कितने, अराउंड 0.15। अब देखते हैं प्रिसीजन क्या होता है। Precision can be defined as the percentage of correctly predicted positive outcomes out of total predicted positive outcomes
प्रेडिक्टेड पॉजिटिव डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव, predicted positive divided by total positive, precision. How precisely our model is giving us the predictions. How precisely? Precision identifies the proportion of correctly predicted positive outcomes. It is more concerned with the positive classes than the negative class. अब किसी किसी केसेस में एक्यूरेसी ज्यादा होती है, प्रिसीजन रिकॉल कम होता है। इसका मतलब क्या होता है? अगर एक्यूरेसी ज्यादा है और प्रिसीजन रिकॉल कम है तो हमारा मॉडल निगेटिव क्लासेस ज्यादा बेटर वे में प्रेडिक्ट कर रहा है, क्योंकि प्रिसीजन कम है, मतलब जो पॉजिटिव क्लास है वो उतने अच्छे तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा है। प्रिसीजन कम है तो, प्रिसीजन ज्यादा है तो पॉजिटिव क्लास को अच्छी तरह से ये प्रेडिक्ट कर पा रहा है मेरा मॉडल। कभी कभी हमें एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है और प्रिसीजन रिकॉल कम मिलता है, या फिर प्रिसीजन रिकॉल ज्यादा मिलता है, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम मिलती है, तो उसका डिफरेंस पॉजिटिव क्लास के ऊपर डिपेंड होता है। अब रिकॉल क्या बोलता है? रिकॉल कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्टली प्रेडिक्टेड पॉजिटिव आउटकम्स आउट ऑफ टोटल एक्चुअल पॉजिटिव आउटकम्स। टोटल पॉजिटिव क्या होते हैं? टोटल पॉजिटिव का मतलब ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। जो मॉडल ने हमारे फॉल्स निगेटिव निकाले वो भी तो पॉजिटिव थे, बट मेरे मॉडल ने फॉल्स निगेटिव बोल दिया है उसको, इसलिए मैं यहाँ पे FN यूज कर रहा हूँ, फॉल्स निगेटिव वर्ड। इट इज अ रेशियो ऑफ ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। और यहाँ पे क्या था? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव था। यहाँ पे फॉल्स निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल पॉजिटिव आउटकम से डिवाइड कर रहे हैं उसको। एक्चुअल आउटकम पॉजिटिव क्या वैल्यूज है? एक तो ट्रू है, ट्रू पॉजिटिव भी एक्चुअल है, और फॉल्स निगेटिव एक्चुअल है पॉजिटिव वैल्यू। फॉल्स निगेटिव मतलब वो पॉजिटिव वैल्यू थी, एक्चुअल पॉजिटिव थी। ये है रिकॉल में और प्रिसीजन में डिफरेंस। रिकॉल यूज कब होता है? Recall is used when the aim is to capture a maximum number of positive cases. Maximum number of positive cases. Precision कब यूज होता है? Precision is used when we want to be very accurate in measuring positive cases. Positive cases तो चाहिए, बट काफी एक्यूरेसी चाहिए हमें, तो प्रिसीजन। बट ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव केसेस चाहिए, रिकॉल। यह है प्रिसीजन। और कब रिकॉल यूज करें और कब प्रिसीजन यूज करें? ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव क्लासेस चाहिए हमें, तो हम रिकॉल यूज करेंगे, बट प्रिसाइजली पॉजिटिव चाहिए। सब ज्यादा क्लासेस हमें नहीं चाहिए, जितने भी प्रिसाइजली हम ले सकते हैं उतने ही चाहिए पॉजिटिव क्लासेस, तो हम प्रिसीजन यूज करेंगे। रिकॉल को ही सेंसिटिविटी बोलते हैं हम, सेंसिटिविटी। बाकी तो सिंपल है। ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव रेट क्या होता है? ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स निगेटिव। पॉजिटिव रेट इज सिनोनिमस विथ रिकॉल। ये रिकॉल जैसा ही होता है, सेम रिकॉल ही होता है लगभग, बस फॉल्स पॉजिटिव रेट थोड़ा सा अलग होता है। फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू निगेटिव होता है ये। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट आ गया आपके पास। फिर स्पेसिफिसिटी एक होती है। स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या है? ट्रू निगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू निगेटिव डिवाइडेड बाय प्लस फॉल्स पॉजिटिव। ये होती है आपकी स्पेसिफिसिटी। अब इतने सारे इवैल्यूएशन मैट्रिक्स यूज नहीं करते हम रियल लाइफ में एक्यूरेसी ये क्लासिफिकेशन रिपोर्ट एक यूज करते हैं, ताकि सब कुछ यहीं पे पता चले हमें, और कंफ्यूजन मैट्रिक्स। बस ये तीन या फिर दो ही। क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में ऑलरेडी एक्यूरेसी आती है, तो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट
प्लस कंफ्यूजन मैट्रिक्स, दैट्स इट। ये रियल टाइम यूज करते हैं, बाकी तो आपके इंटरव्यू के लिए है। और एक बचता है F1 स्कोर। F1 स्कोर एक हार्मोनिक मीन होता है प्रिसीजन और रिकॉल का, हार्मोनिक मीन बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। अब उसका एक फॉर्मूला आता है F1 स्कोर निकालने का। वो क्या है फॉर्मूला, मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। F1 स्कोर इक्वल टू 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल प्लस डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल, ये F1 स्कोर है। तो ये क्यों है, क्योंकि प्रिसीजन और रिकॉल की थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट होती है कभी कभी, इसलिए हमें हार्मोनिक मीन चाहिए होती है। और that's why F1 score is created to have a balanced metric between recall and precision. It's a harmonic mean between recall and precision. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसका। अब मान के चलो कि ट्रू पॉजिटिव इक्वल्स टू 1, फॉल्स निगेटिव इक्वल्स टू 0, फॉल्स पॉजिटिव इक्वल्स टू 99, ट्रू निगेटिव इक्वल्स टू 900। So we have a distribution of positive and negative cases is very uneven. पॉजिटिव एंड नेगेटिव केसेस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। देयर इज ओनली वन रियल पॉजिटिव केस एंड द मॉडल कैप्चर्स इट, ओनली वन। एंड अमॉन्ग 100 cases that identified to be positive, only one of them is really positive. और उस वजह से रिकॉल्स इक्वल्स टू 1 एंड प्रिसीजन बिकम्स 0.01 एंड द एवरेज ऑफ टू प्रिसीजन एंड रिकॉल। अगर प्रिसीजन कैलकुलेट किया और रिकॉल कैलकुलेट किया आपने, तो प्रिसीजन आता है आपका 0.01 और इस डेटा सेट के ऊपर रिकॉल आता है आपका 1। आप कैलकुलेट करो, हमने जो अभी फॉर्मूला देखे उसको यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। अगर इसका आपने एवरेज भी निकाला तो ये आता है 0.505। तो ये 0.505 हमें कुछ बताता नहीं है कि ये सही बना है मॉडल या गलत बना है मॉडल, इसलिए इन्होंने क्या किया, ये फॉर्मूला यूज किया है। अब इस फॉर्मूले से क्या आएगा आंसर, F1 स्कोर का फॉर्मूला यूज करके 2 इंटू 1 इंटू 0.01 राइट, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.01। अब ये अगर यूज किया आपने तो 0.0198 आएगा। इसका मतलब ये अब हमें एक बेटर पिक्चर मिला है। पहले तो हमें लगता था कि अरे 0.5 मतलब क्या है, स्कोर ठीक ठाक है, एटलीस्ट ठीक ठाक 0.50% से ज्यादा है, 0.50 है, बट सही में नहीं है वो। इसलिए वो इन्होंने क्या किया है, 2 इंटू कर दिया है यहाँ पे, 2 इंटू प्रिसीजन इंटू रिकॉल डिवाइडेड बाय प्रिसीजन प्लस रिकॉल। बट हमें इसमें नहीं जाना है ये क्यों किया है, ये फॉर्मूला क्यों आया है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पे लगभग सारे फॉर्मूलेज आपको याद करने हैं। क्यों याद करने हैं पता है आपको? आपको कुछ लगा कि समझ भी रहा है, समझ में आ भी रहा है बट नहीं भी आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है? आधा समझ आ रहा है आधा नहीं आ रहा है ऐसा, या फिर सब समझ में आ रहा है बट फॉर्मूले काफी सिमिलर है, कंफ्यूज कर रहे हैं हमें? वैसे फॉर्मूले कंफ्यूजिंग है, फॉरवर्ड है राइट, हाँ काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कहीं पे कुछ गुंजाइश ही नहीं है कि कहीं पे आपको डाउट आएगा। डाउट तो हो ही नहीं सकता,
बट सारे फॉर्मूले कंफ्यूजिंग है, अभी आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो कितनी भी बार कोशिश करो, ये फॉर्मूले काफी मुश्किल से याद रहते हैं। थोड़े से रूल बनाओ खुद के कि कैसे आप याद रखोगे इन फॉर्मूलाज को। एक्यूरेसी का फॉर्मूला काफी सिंपल होता है, ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू निगेटिव डिवाइडेड बाय ऑल, मतलब ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव फॉल्स निगेटिव। जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स इज अ 2x2 मैट्रिक्स कंटेन्स ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव फॉल्स निगेटिव। इतना तो बोलने को आता है हमें। उसके बाद शुरू होता है एक 1 by 1। क्लासिफिकेशन भी सिंपल है, ट्रू पॉजिटिव ट्रू निगेटिव डिवाइडेड बाय सब कुछ। गलती होती है यहाँ से नीचे, प्रिसीजन ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव फॉल्स निगेटिव, इनमें फिर कंफ्यूजन होता है। मैंने ऐसे याद रखा था कि मतलब प्रेडिक्टेड यस डिवाइडेड बाय टोटल यस। जैसे भी आप याद करना चाहो, राइट, इन दो फॉर्मूलाज को तो आप याद रखो, बाकी तो इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। सर इंटरव्यू में क्या है, मतलब इंटरव्यू में 2-3 सवाल आएंगे। Which evaluation technique you used in this problem statement, in this project, in your project? तो इवेल्युएशन टेक्निक्स फिर बाद में वो 1 by 1 पूछेगा कि ये क्यों किया, वो क्यों किया यूज। फिर उसके बाद शायद ये पूछ ले कि प्रिसीजन रिकॉल का डिफरेंस क्या है। सर मुझसे पूछा था कि हार्मोनिक मीन ही क्यों निकालते हैं, एवरेज क्यों नहीं निकाल देते हैं, या फिर मीन क्यों नहीं निकाल देते हैं? हाँ, इसका हमने ये देखा अभी, राइट, तुम क्यों नहीं करते, एवरेज आउट क्यों नहीं करते, इसका हम हार्मोनिक मीन ही क्यों लेते हैं। ये फोन स्कोर का थोड़ा सा देख लो। अब जब ये क्लास में सारे कंसेप्ट होते हैं तब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। फोन स्कोर आपके खुद के नोट्स कैसे निकालने हैं, एक तो क्लास से पढ़ना है, ये तो बात है ही, सिंपल एक्सप्लेनेशन मीडियम अंडरस्टैंडिंग। ये फोन स्कोर कोई भी 1-2 आर्टिकल उठाओ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखो ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव, और यहाँ पे फॉल्स निगेटिव, इतना ही डिफरेंस है इन दोनों में। यहाँ पे हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन क्यों यूज करते हैं क्या नहीं, यहाँ पे दिया है सब कुछ, ये कैसे डिराइव हुई है ये भी दिया है। अब देखो कि ये आर्टिकल किसी काम का है क्या, नहीं है, आगे बढ़ो। 4 से 5 पढ़ना है हमें सिर्फ, एक्यूरेसी वर्सेस एफ वन स्कोर, या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड देखो सब कुछ कैलकुलेट करके उन्होंने दे दिया है। Accuracy is used when true positive and true negative are more important. F1 score is used when false negative and false positives are crucial. ये ऐड करो नोट्स की, खुद के नोट्स में कुछ जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि ये काम के हो सकते हैं। Accuracy can be used when class distribution is similar, while F1 score is better metric when there are imbalanced classes, as in the above case. In most real-life classification problems, imbalanced class distribution exists, and thus F1 score is better matrix to evaluate our model on. हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, सब मीन दी है यहाँ पे, क्या क्या होती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है जो अभी रोहित ने डिस्कस किया। द 3 types of means are same if and only if precision and recall are equal. Harmonic and geometric means start to become further from arithmetic mean when precision and recall are not equal.
The more unequal precision and recall values are, the lower the harmonic mean, more the geometric and arithmetic mean. जी ऐसे 2 या 3 आर्टिकल पढ़ के खुद के थोड़े से नोट्स बनाओ। । 99% accuracy can be bad for your model। हमने ये भी देखा है। तो ये तो हो गया हमारा F1 स्कोर का। अब यहाँ पे और एक बचता है एक्चुअली, उसी एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व तो ये दिया है क्या यहाँ पे, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, नहीं दिया, मैं बताता हूँ ये क्या होता है। एरिया अंडर द कर्व, बट किसका, रिसीविंग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ROC AOC। AUPRC भी होता है, वो अलग होता है, ठीक है। AUPRC एरिया अंडर प्रिसीजन रिकॉल कर्व, ये टोटली अलग है। ये आपको होमवर्क देता हूं मैं, होमवर्क है ये है। हमिंग लॉस है, काफी है एक्चुअली, 20-25 है टोटल हमिंग लॉस वगैरह। अब AUC ROC क्या करता है, एरिया अंडर द कर्व है। एरिया अंडर द कर्व किसका, यहाँ पे आप सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे FPR मतलब फॉल्स पॉजिटिव रेट वर्सेस TPR ट्रू पॉजिटिव रेट। इसके बीच में जो भी ऐसे ग्राफ आता है ऐसे करके, इसको बोलते हैं हम एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व 90 है, 95 है, 85 है, तो हम उसको एक अच्छा मॉडल कंसिडर करेंगे। ये मॉडल अच्छा है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आती है 0.2, 0.4 मतलब 60%, 40%, राइट, 80%, 100% ऐसे करके। तो जितना ज्यादा एरिया अंडर तो कर, उतने ज्यादा वो ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स ट्रू निगेटिव रेट वर्सेस फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो ट्रू पॉजिटिव रेट सॉरी ज्यादा है सबसे, ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव। तो ट्रू पॉजिटिव रेट काफी ज्यादा है, तो हमारा मॉडल अच्छा बना है, सबसे ज्यादा ट्रू पॉजिटिव है तो। बट अगर कुछ इस टाइप लाइन आती है, इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ऐसा है कि मेरा मॉडल रैंडम हो गया है। अब रैंडमली वो इधर कुछ ऐसे रैंडम क्लासिफिकेशन कर रहा है, कुछ इधर डाल रहा है, कुछ इधर डेटा पॉइंट्स को डाल रहा है, ऐसा कुछ उसने रोल खास नहीं बनाया है, रैंडमली सेग्रीगेट कर रहा है, रैंडम बना है हमारा मॉडल। 50% एरिया अंडर द कर्व है तो, बट एरिया अंडर द कर्व ऐसा है तो काफी कम है। तो ऐसा यहाँ पे तो कुछ एरिया बचा ही नहीं, अब सब 0 हो गया, यहीं पे सारा एरिया है। तो लगभग 0.1, 0.1 या 2% होगा ये एरिया। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब 0 क्लास है उसको मेरा मॉडल 1 बोल रहा है, और 1 को 0 बोल रहा है। कंप्लीटली अपोजिट रिजल्ट दे रहा है मेरा मॉडल। एक्चुअल 1 है तो 0 दे रहा है, और एक्चुअल 0 है तो 1 दे रहा है। ये पूरा मॉडल ही खराब है अगर एरिया अंडर द कर्व बहुत कम है तो। इसको ऐसे इंटरप्रेट करो आप। और इस केस में एरिया अंडर द कर्व देखो कितना बड़ा है, लेफ्ट साइड वाला रीजन। राइट, ये है आपका AOC PR, AOC ROC AOC। अभी कोई और भी बहुत सारे इवैल्यूएशन टेक्निक्स है, जैसे लॉग लॉस है, लॉग लॉस, और जिसको बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी बोलते हैं हम, बाइनरी
क्रॉस एंट्रोपी। तो ये शब्द पहले कब सुना था आपने, कोई बताएगा? लॉग लॉस। लॉजिस्टिक्स में। क्या बोल के पढ़ाया था मैंने वहां पे? भूल गए? कल का ही लेक्चर भूल गए आप? कॉस्ट फंक्शन है उसका। वेरी गुड, कॉस्ट फंक्शन है ये। कॉस्ट फंक्शन किसका है? कॉस्ट फंक्शन लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोसेस रिग्रेशन का। ये एज ए इवैल्यूएशन टेक्निक्स भी यूज करोगे आप। जैसे लीनियर रिग्रेशन में लॉग फंक्शन क्या, सॉरी, लॉस फंक्शन क्या है? एमएससी मीन स्क्वायर्ड एरर। एमएससी है, और एमएससी एज इवैल्यूएशन टेक्निक भी है। वैसे यहाँ पे लॉग लॉस इवैल्यूएशन टेक्निक भी है और कॉस्ट फंक्शन भी है उसका। कॉस्ट फंक्शन ये एरर के लिए, एरर कैलकुलेट करने के लिए और एरर ऑप्टिमाइज करने के लिए। वैसे काफी सारे हैं, ठीक है, काफी सारे, मतलब बहुत बहुत सारे हैं यहाँ पे इवैल्यूएशन टेक्निक। तो बाकी आप देख सकते हो, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज प्रेडिक्ट प्रोपा थ्रेशोल्ड कैसे हम सेट कर सकते हैं उसका भी है ये। नो रेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन टुमारो वर्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो, तो प्रोबेबिलिटी सेट की है इसकी। तो ये भी आप कर सकते हो इसके डेटा फ्रेम में ये, और ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ये वाला डेटा फ्रेम अटैच भी कर सकते हो बाय यूजिंग कॉन्काटिनेशन मेथड। पर जब जब आप कॉन्काटिनेट करते हो, डेटा को कंबाइन करते हो, तो आप उसको वैलिडेट करना सीखो। हर एक कोड को वैलिडेट करना है, मतलब रिजल्ट एक्सपेक्टेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चेक करना है आपको। काफी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये गलतियां रियल लाइफ में सारे इंजीनियर्स यही गलतियां करते हैं वैलिडेशन की। ये हमें नहीं करनी, क्योंकि वो प्रिंट करके देखते ही नहीं है, वो जल्दी में कॉपी पेस्ट में लगे रहते हैं और वैलिडेशन करना भूल जाते हैं। तो ये वाला बिल्कुल भी नहीं करना है हमें, ये वाली गलती। वैलिडेशन करना सीखो कि कॉन्काट यूज कर रहे हो तो सेम कॉन्काटिनेशन, सिमिलर वे में कॉन्काटिनेट, मतलब जो वे, जिस वे में चाहिए, जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, उसी फॉर्म में आपको डेटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, डॉट कॉन्काट मेथड यूज करके। ये भी देख लो एक बार। अब जैसे कि मेरे हम जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, राइट, तो उसमें हमारे पिछले बैच के स्टूडेंट्स ने क्या किया है, या फिर सॉरी, पिछले बैच के स्टूडेंट ने नहीं, एक्चुअली ये क्लाइंट ने ही किया है। तो क्लाइंट ने क्या किया था, एक तो पाइस्पार्क यूज किया। तो पाइस्पार्क में नंबर ऑफ पार्टीशंस होते हैं, n पार्टीशंस। तो पार्टीशंस में पार्टीशन वाइज डेटा हमने ले लिया, हजार के पार्टीशन किए, और 952 कुछ पार्टीशन टोटल हो गए। 1000 के नहीं है, ज्यादा है, 952, 1.3 मिलियन डिवाइडेड बाय 952 करो, उतने पार्टीशन में डेटा उसने पाइस्पार्क में अरेंज हो गया ऑटोमेटिकली। और ये डेटा ऑटोमेटिकली अरेंज करते समय उसने एम्बेडिंग्स क्रिएट की, पैराग्राफ का कन्वर्जन नंबर्स में किया, उसको एम्बेडिंग्स बोलते हैं हम, बाकी कुछ नहीं। जहाँ पे लेबल एनकोडिंग वगैरह करते हैं, बट यहाँ पे लेबल एनकोडिंग नहीं कर सकते, ये पैराग्राफ होता है, ये पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती है। तो इससे एक नंबर्स मिलते हैं हमें, ये इसको बोलते हैं हम एम्बेडिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। अब ये एम्बेडिंग क्रिएट जब किया उसने, तो 952 अलग अलग पार्टीशंस में किया, n पार्टीशंस 952 आ गए। अब ये पार्टीशन के कारण ये इंडेक्स नंबर हमारा मैच ही नहीं हो पा रहा था। इंडेक्स नंबर, एक तो इंडेक्सिंग करना काफी मुश्किल जाता है, क्योंकि आपके पास अलग अलग पार्टीशंस होते हैं, और जब टेस्ट डेटा आता है और आप यहाँ पे ढूंढते हो इस इंडेक्स का, इंडेक्सिंग प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हर एक 952 में 1111 फिर से आ जाएगा, 952 बार, या इंडेक्स के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि n पार्टीशंस कैसे कर रहे हो आप। अगर n पार्टीशंस आपने 952 कर दिया, या फिर कुछ स्पेसिफिक कर दिया, जैसे कि रिड्यूस भी कर दिया, 15 कर दिया, 20 कर दिया, तो हर एक पार्टीशन में अलग अलग डेटा सेट अलग अलग जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है वो। कहीं 100 रोज मान के चलो जाएगी, कहीं 101 जाएगी, कहीं 102 जाएगी, कहीं 99 भी जाएगी।
तो ये काफी फिर क्योस क्रिएट करता है पूरे सॉल्यूशन में, ये वाली चीजें कि इंडेक्सिंग आप प्रॉपर वे में इसकी नहीं कर सकते। अब सिमिलैरिटी स्कोर कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्सिंग काफी काम में आती है, नहीं तो फिर काफी वक्त लगता है सिमिलर डॉक्यूमेंट ढूंढ के निकालने के लिए। जैसे कि एक क्वेरी मैंने दे दी और ये 13 लाख डेटा में से वो देख रहा है, हर एक क्वेरी को मैच कर रहा है और टॉप 10 रिजल्ट लेके दे रहा है, तो ये काफी कॉम्पिटिशनली इंटेंसिव टास्क होता है और टाइम भी लगता है ज्यादा इसको। इसलिए इंडेक्सेस के ऊपर काफी काम करना पड़ता है हमें, इंडेक्स सेव करने पड़ते हैं इंडेक्सिंग निकाल के। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है। फिर अगर आप पाइस्पार्क में वही इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो यूजिंग एन पार्टीशन तो काफी, और यहाँ पे फिर ये हो रहा था हमने पूरा सॉल्यूशन बना दिया उसके ऊपर, राइट, भरोसा करके मान के चलो कि हाँ उसने जो किया है वो सही किया है मान के, बट हर बार जब हम वैलिडेट कर रहे थे तो ये गलत रिजल्ट दे रहा था। अब ये क्यों गलत रिजल्ट दे रहा था? क्योंकि यहाँ पे पार्टीशनिंग ही गलत हुई है शुरुआत से। बट हमारे स्टूडेंट्स ने भी मान के चलो कि ये वैलिडेट भी नहीं किया, और क्यों ही करते, क्योंकि क्लाइंट ने डायरेक्टली दे दिया था हमें ये वाला। फिर जब 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला तब हम फिर से वो करेक्ट करने लगे सब सारी चीजें। तो ये रीवर्क नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, तो इसमें टाइम चला जाता है, और टाइम जा रहा है इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बढ़ रहा है इसका मतलब आपकी इफिशियंसी कम हो रही है। इफिशियंसी कम हो रही है तो आपको बाकी तो पता ही है, फिर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा और फिर परफॉर्मेंस इशू अगले जैसे फिर पीआईपी में डालेंगे आपको इधर उधर जो भी लगता है कि आप 2-1.5 महीने का प्रोजेक्ट है और 2-2.5 महीने हो गए उसी के ऊपर लगे हुए हो, ये नहीं चलेगा। तो हर चीज को वैलिडेट करना सीखो, हर चीज को प्रिंट करो, डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यूनिट टेस्ट पे ऊपर काम करो कि कॉर्नर केसेस कहीं मिस ना हो यूनिट टेस्टिंग के ऊपर, राइट। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, इसके कारण थोड़ा सा समय लगता है बट ये काफी इंश्योर करती है, काफी पूरे प्रोसेस को रोबस्ट बनाती है ये सारी चीजें। ठीक है, इसके ऊपर बार बार रिवीजन करो। मुझे पता है कि एक ऊपर ऊपर से काफी सिंपल लगता है बट उतना होता नहीं है, आप भूल जाओगे या फिर कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए नाम भी उन्होंने ऐसा ही रखा है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, आज कुछ डाउट्स है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम यहीं पे आज रुकेंगे। कल का काम आज सबमिट कर सकते हैं क्या? थोड़ा बहुत हुआ कर सकते हैं शाम को कनेक्ट करके। क्योंकि अगर आपने एक काम कर दिया तो मैं और एक क्लासिफिकेशन का आपको वर्क देने वाला हूँ, वो भी आपको अगले सैटरडे तक करना है। ठीक है सर, ऐसे कर देंगे। सर इन्फ्रेंस डेटा क्या होता है? इन्फरेंस डेटा मतलब जो डेटा लेबल्ड नहीं है उन सब डेटा को इन्फरेंस डेटा बोलेंगे हम, जहाँ पे लेबलिंग नहीं है। और लेबलिंग नहीं है वैसा ही डेटा हमें प्रेडिक्शन के लिए आता है हमारी कंपनी में। जो डेटा के ऊपर ऑलरेडी लेबल्ड है वो डेटा का कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए और मॉडल बनाने के लिए यूज होता है। बट रियल टाइम जो इन्फरेंस निकालते हैं हम, उसको हम इन्फरेंस डेटा बोलते हैं या फिर अनफोर्सिन डेटा बोलते हैं। तो इन्फ्रेंस डेटा में से प्रेडिक्शन करेंगे ना वहाँ पे? सिर्फ प्रेडिक्शन करेंगे, वहां पे ट्रेनिंग नहीं होती, क्योंकि रियल टाइम में भी वो वाई वेरिएबल अवेलेबल ही नहीं होता है आपके पास। सर आज की रिकॉर्डिंग भेज दो। आज की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा मैं प्रोसेस होने के बाद तुरंत, या फिर मैं भूल गया तो आप एक बार पिंग कर देना ग्रुप में। ओके सर, ठीक है। हाँ, और कुछ फीडबैक? सर आपको बता रहे थे टेस्टिंग का, यूनिट टेस्टिंग, उसकी फाइल बनाना, स्मोक टेस्टिंग, सर वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। नहीं, यूनिट टेस्टिंग आप सीखोगे खुद से और आप मुझे डेमो दोगे यूनिट टेस्टिंग का। बाकी स्मोक टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैं आगे जाके बता दूंगा ये क्या होती है जब MLOps देखेंगे हम। बट
यूनिट टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ पाई टेस्ट लाइब्रेरी, आपको इम्प्लीमेंट करके मुझे वॉक थ्रू देना है। आपने वो करनी है रिसर्च कि कैसे पाई टेस्ट लाइब्रेरी वर्क करती है, और कैसे टेस्ट सूट्स हम क्रिएट करते हैं। अभी लगता होगा कि अरे थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा या फिर समझ में नहीं आ रहा है, बट कोई भी एक आर्टिकल पढ़ो, 10-15 मिनट का काम है वो समझना। नहीं समझ में आया तो फिर हम कनेक्ट करेंगे। ओके सर। हाँ, पाई टेस्ट, PYTEST। दो फाइलें क्रिएट करनी है। एक फाइल तो अपनी रहेगी .py फाइल, जो कि जहां पे सारा लॉजिक लिखा है, और टेस्टिंग के लिए अलग से एक फाइल तैयार करनी पड़ती है हमें, वो भी .py फाइल रहती है। अब मान के चलो कि डेटा प्रोसेसिंग .py फाइल हमारी मेन फाइल है जहां पे डेटा सारा प्रोसेस हो रहा है। अब ये फाइल होगी टेस्ट अंडरस्कोर डेटा प्री प्रोसेसिंग .py, और वहां पे यूनिट टेस्ट केसेस लिखोगे आप। जितने ओरिजिनल फाइल में जितने फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस रिपीट हो जाएंगे यहाँ पे भी, बस उसका टेस्टिंग होगा। तो आप जब एक कोई भी एक आर्टिकल पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा वो चीज। ओके सर। तो मैं हुई। चलो ठीक है, कुछ और डिस्कस नहीं करना तो हम रुकते हैं आज के लिए। आपको एक क्लासिफिकेशन का टास्क दे देता हूं मैं, और जब भी आप कंप्लीट करोगे तब 1-to-1 सेशंस लेंगे हम, या फिर एक कंबाइन सेशंस लेके हम वेडनेसडे को कंबाइन सेशन लेंगे और आपके फिर से एक बार असाइनमेंट्स रिव्यू करेंगे। ठीक है सर, ये थर्सडे रखना। ठीक है, आपके लिए थर्सडे रखेंगे अजय, और बाकी लोगों के लिए फिर वेडनेसडे में हम कवर करेंगे उनको। हाँ, चलेगा। चलो फिर मिलते हैं वेडनेसडे और थर्सडे को। थैंक यू गाइस, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir.